अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस वक्त यूरोप में जो सबसे बड़ा मसला है वो तवानाई बहरान का है, और रूस यूक्रेन वार के बाद हम ये देख रहे हैं कि बरतानिया समेत जो दीगर ममालिक हैं यूरोप के, उनमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बरतानिया को अगर देखा जाए तो बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। बरतानिया में कोविड आया, कोविड के बाद फिर हमने ये भी देखा कि ब्रेक्सिट की वजह से बरतानिया को ह्यूमन कैपिटल की बड़ी किल्लत का सामना रहा। फिर इसके साथ साथ बरतानिया में मुआशी बहरान भी जन्म ले चुका। फिर मुआशी बहरान के साथ साथ बोरिस जॉनसन की हुकूमत का वज़ारत उज़्मा से जाना एक सियासी बहरान की शक्ल भी इख्तियार कर गया। और फिर अब जो तवानाई का बहरान है वो बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में अब जो शुनीद ये है कि बरतानवी हुकूमत कुछ फ़ैसले करने जा रही है कि जो सर्दियां हैं, आइंदा सर्दियों में गैस की किल्लत से बचने के लिए 3 घंटे की लोड शेडिंग करने पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले अगर हम बरतानिया की ही बात करें, लोगों को ये तरगीब दी जा रही है कि गैस से ज़्यादा वो बिजली पे इन्हिसार करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो अप्लाइंसेस इस्तेमाल करें। लेकिन अब मामला ये है कि जो बरतानिया में बिजली पैदा होती है उसका इन्हिसार भी तकरीबन 40% गैस पर है। इस वक्त बरतानिया नॉर्वे से अपनी गैस की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ये भी कोशिश की जा रही है कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ मुआहदे किए जाएं और उनसे LPG ख़रीदी जाए। ओवरऑल देखा जाए तो बरतानिया में जब से ये लिज ट्रस साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी हैं तो इनको जो पहला जो क्राइसिस है जो इनके वज़ारत उज़्मा संभालते ही जिसने तूल पकड़ा है वो तवानाई बहरान है। रूस यूक्रेन वार की वजह से सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं है, बल्कि बरतानिया और यूरोप के जो दीगर ममालिक हैं उनमें फूड सप्लाई चेन भी खासी हद तक मुतासिर हुई है। अब ये पै दर पै वो मसाइल हैं जो डायरेक्टली हिट करते हैं आम लोगों को, बरतानिया के शहरियों को, और इस वजह से जो मौजूदा हुकूमत है उससे मुतालिक अवाम में सेंटिमेंट उस पर भी असर पड़ता है। अब ये एक क्राइसिस पहले सिर्फ चंद ममालिक तक था, लेकिन अब ये तवानाई बहरान एक तरह से ग्लोबल क्राइसिस की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। कोविड ने जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक को मुतासर किया था उसी तरह बरतानिया को भी किया था। फिर ब्रेक्सिट की वजह से बहुत बड़ा चैलेंज रहा, जो ह्यूमन कैपिटल में कमी आई। अभी भी अगर हम बरतानिया के NHS को देखें तो वहाँ पर भी मैन पावर की खासी किल्लत है, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनकी खासी किल्लत है। फिर सियासी बहरान का भी मैंने जिक्र किया, और अब ये जो तवानाई का बहरान है ये तो बहुत सवेर होता जा रहा है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि बरतानिया में रिवायत से हट के हीट वेव खासी ज़्यादा रही। तारीख का बुलंद तरीन जो टेम्परेचर है मौसम गर्मा में वो देखने को मिला। और अब सर्दियां जब आ रही हैं तो मौसम की शिद्दत वैसे ही बताई जा रही है कि उसमें भी इजाफा होगा। और इस पे अगर गैस की मुसलसल रवानी नहीं होती, फरावानी नहीं होती, तो फिर इस वजह से अवाम को खासी मुश्किलात का सामना रहेगा। अब इक़दामात क्या लिए जा रहे हैं, मौजूदा हुकूमत गौर क्या कर रही है? रशिया यूक्रेन वार अगर इसी तरह चलती रही, क्योंकि रूस की जानिब से ये बारहा इल्ज़ाम आयद किया जाता है अमेरिका पे, फिर अमेरिका के हामी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कि अगर वो यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे तो रूस जो है वो आए दिन नए अंदाज में अपनी धमकियां भी देता रहता है। क्या अब यूरोपीय ममालिक इस मामले पे गौर करेंगे कि इससे पहले ये मसाइल और ये बहरान किसी ह्यूमन क्राइसिस की जानिब जाएं कि लोगों के लिए खुराक मिलना जो है उसमें मसाइल आएँ और ख़ुराक की फराहमी मुतासिर हो जाए? मुतासिर तो हुई है, लेकिन उसमें कोई बड़ी रुकावट आ जाए तो वो इस तनाज़े के किसी हल की तरफ जाएंगे या कोई अल्टरनेटिव्स इतने जानदार ढूंढ लिए जाएंगे कि अगर ये तनाज़ा चलता भी रहा तो लोगों का लाइफस्टाइल मुतासिर नहीं होगा। इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं 92 UK से। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम हुसैन अवान साहब। उनके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर चौधरी साहब, आप टूरी पार्टी के रहनुमा हैं, साबिक मेयर चैशम हैं। बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी साहब आपके वक्त का। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ग़ुलाम हुसैन अवान साहब ये बताइएगा, क्या गुज़श्ता बरस भी बरतानिया को बिजली और गैस की कमी का सामना था, और सूरत हाल जो अब है ये ज़्यादा गंभीर है या गुज़श्ता बरस ज़्यादा गंभीर थी? बहुत शुक्रिया आपका फैसल। देखें, पिछले बरस तो इतना नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो चूँकि 40% से ज़ायद जो बिजली की प्रोडक्शन है वो गैस के ज़रिए बरतानिया से हमेशा से होती आ रही है, और गैस की जो सप्लाई है उसका बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो ज़ाहिर रूस से आता है। तो अब रूस और यूक्रेन की जब से जंग शुरू हुई है, जो बरतानिया की तरफ से बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई, और उसके बाद से जो है वो रूस मुसलसल जो है वो थ्रेट कर रहा था बरतानिया को कि वो जो है वो गैस सप्लाई बंद कर देगा। तो अब उन्होंने जो है वो इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो मेरा ख्याल से ये कहा जा रहा है कि
अगले माह से जो है वो बरतानिया को तकरीबन 3 घंटे रोजाना के हिसाब से जो है वो लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो अभी फिलहाल जो नेशनल ग्रिड ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे जो घरेलू सार्फिन हैं उनको जो है वो फिलहाल लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े, पहले इंडस्ट्रियल लेवल पर करेंगे। लेकिन जब बरतानी वजीर आजम लिस्टोस से जो है ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं इसको रूल आउट नहीं करती कि ये जो लोड शेडिंग है ये घरों में नहीं होगी। तो चूंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो लोग जो है वो काफी ज्यादा, मैं कहूँगा, ज़हनी दबाव का भी शिकार हो रहे हैं कि एक तो एनर्जी क्राइसिस पहले बरतानिया के अंदर चल रहा है, जो प्राइसेस हैं एनर्जी की वो काफी ज्यादा हाई हुई हुई हैं, और जो पेट्रोल के साथ साथ गैस और जो बिजली है इसकी प्राइसेस काफी ऊपर जा रही हैं। और साथ अगर ये वाला क्राइसिस आ जाए कि सर्दियों के अंदर आपको जो है वो दोबारा ओल्डन एज की तरफ जाना पड़ जाए, आपको घर के अंदर जो है वो आप कहें कि लकड़ी जलाना पड़ जाए और दूसरे रिसोर्सेज इस्तेमाल करना पड़े, तो ये काफी जो है वो मेरे ख्याल से डेंजरस होगा और काफी ज्यादा कंसर्न पाया जा रहा है एक ज़ाहिर है डेवलप्ड कंट्रीज की जो ये बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ जो एक तो फराहमी मुमकिन नहीं है, दूसरा ये मसला है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है अब बरतानिया के अंदर। इस पे मैं आऊँगा गुलाम हुसैन अमान साहब आपकी तरफ। कैसर चोई साहब से मैं जानना चाह रहा हूँ, कैसर चोई साहब, आपकी जो जमात है वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, आपके वज़ीर आज़म भी बदल गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब बरतानिया के रहने वालों को इतने क्राइसिस का सामना है, लेकिन बरतानिया पे रूस की जानिब से ये इल्ज़ाम लगता है कि आप अमेरिका के अलाई हैं और आप उसकी पॉलिसी को इंडोर्स कर रहे हैं और यूक्रेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो बजाय इसके वन साइडेड होने के मौजूदा हुकूमत इस तनाज़े के हल की तरफ क्यों नहीं जाती? कैसर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं ज़रा थोड़ा सा, अभी अवान साहब ने बताया आपको कि वो अगले महीने से है तो उसको थोड़ा सा पुश बैक कर दिया गया है, जनवरी तक ले जाया गया है कि हो सकता है कि जनवरी से में भी लोड शेडिंग हो, अभी होगी नहीं, जिसमें नेशनल ग्रिड ने भी कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो घरों को जो है खास करके वो सप्लाई किया जाए। अब अभी आ जाते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हम हमेशा से लाए रहे हैं अमेरिका के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। तो कोशिश तो पहले की गई है, जब स्टार्ट में कोशिश की है कि इस मसले को किसी तरह से हल किया जाए, लेकिन वो रशिया अपनी हकदर्मी में रहा है, उसने मतलब किसी वो पॉइंट पे एग्री नहीं हो रहा था। सो वो इज डिफिकल्ट वन, बड़ा मुश्किल है इस मसले का हल जो है वो। बाकी यूरोपियन जो कंट्री है उन्होंने भी साथ मिलकर कोशिश की है इसको, तो वो जी मतलब कभी वो एग्री नहीं हो रहा है, तो मुश्किल हो रही है। चूंकि हम यूरोप से भी ले रहे हैं एनर्जी और खुद भी अभी कोशिश की जा रही है, फ्रिकिंग की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, ताकि इस पे काबू पाया जा सके फ्यूचर में और ज़्यादा ये जो क्राइसिस ना हो। तो अभी जैसे फिर मैंने कहा है कि मे भी हो सकता है कि वो जनवरी से लोड शेडिंग स्टार्ट हो। तो ऑल्टरनेटिव्स पे क्या गौर कर रहे हैं आप, आपकी हुकूमत ऑल्टरनेटिव्स पे क्या गौर कर रही है? हमारी जो मेरे डिप्टी लीडर है उनकी तरफ से अभी मुझे ईमेल आई है, जो हमने एक न्यू पैकेज अनाउंस किया है, जो कि लोग हैं जो लोअर इनकम है, जिनकी लेस देन 30,000 इनकम है ईयर, उनके लिए अगर उनका जो वो रेटिंग बैंड है, जो एनर्जी रेटिंग बैंड है DEF है, तो उनको हम ऑफर कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट सोलर पैनल का कर रहे हैं। उनके घरों को इंसुलेशन जो है वो फ्री की जाएगी, ग्रांट दी जाएगी, नो कास्ट, उसकी कोई कास्ट नहीं होगी, वो ग्रांट पे की जाएगी। और इस तरह की और बहुत से हम इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे लोगों को हेल्प की जाए। और जो फाइनेंशियल पैकेज है वो भी अनाउंस किए जा रहे हैं। अभी बात की जा रही है कि बेनिफिट जो है वो भी थोड़े से बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि लिविंग कास्ट जो है वो बड़ी ऊपर चली गई है, जिसमें एनर्जी और बहुत सी चीज़ें हैं। सो उससे भी हम कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। और एक और जो है वो अभी रिसेंटली हमने एक पैकेज जो है वो दिया था, जिसमें एनर्जी रीबेट था, जो आपका काउंसिल टैक्स है उसमें से 150 पाउंड जो है वो रिड्यूस किए गए थे। फिर एक इनकम के हवाले से हमने एक पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें 360 पाउंड आई थिंक की एक पेमेंट हो चुकी है, और अभी दिसंबर में फिर से 360 पाउंड या गालबन 400 पाउंड है, फिर से वो इनकम जो लोअर इनकम लोग हैं उनको दी जाएगी हेल्प के लिए। सही है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुलाम हुसैन अवान साहब की तरफ आएंगे, उनसे हम ये जानने की कोशिश करें इस पे जो पब्लिक का रद्द-ए-अमल है। ऑब्वियसली पब्लिक इस पे नाला तो होगी, लेकिन लोग इस पे कोई वे आउट भी क्या बताते हैं या नहीं, ब्रेक के बाद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, अब ये फ़ैसले तो बज़ाहिर सख्त हैं, क्राइसिस भी है, बरतानवी लोग समझ भी रहे हैं कि अब ये ग्लोबल क्राइसिस बनता जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी पे पब्लिक का रिएक्शन क्या है? देखिए, पब्लिक जो है वो ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा अनॉयड है, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ाहिर है एक डिफरेंट लोग सोच रखते हैं। कुछ लोग जो है वो हामी हैं कि बरतानिया जो है वो अमेरिका का अलाई बनकर जो है वो जहाँ पर वो जंग का हिस्सा बने और बरतानिया भी बन जाए, और कुछ लोग जो है वो इसकी उल्ट सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि हमें बरतानिया को जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो फैसले करने चाहिए और अमेरिका के साथ जो है वो हमें हर जगह पर जंग के अंदर नहीं घुसना चाहिए। यही वजह है कि जब से ये रूस और यूक्रेन का मसला हुआ है, यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी लोगों की सोच डिफरेंट पाई जा रही है। कई मरतबा मुजाहरे भी लंदन के अंदर हो चुके हैं और कुछ लोग जो है वो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते हैं। वो कहते हैं कि टैक्स पेयर की जो मनी है उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसकी वजह से जो है वो बरतानिया को काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ती है। और यही वजह है कि अब जो सबसे बड़ी कीमत चुकाना पड़ रही है अब ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से है। इससे पहले जो है वो पेट्रोल की और दूसरी जो ज़ाहिर गैस और इलेक्ट्रिक की कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। और उसके अलावा जो ये था इन्फ्लेशन जो है वो ये बड़ी काफ़ी मुश्किलात जो है वो पिछले चंद माह से जो है लोग काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और अभी इस क्राइसिस से लोग नहीं निकले और अब कहा जा रहा है कि जो पावर कट होगा, 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी और ऊपर से सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में लोग पहले ही परेशान थे कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो है वो किस तरह सर्वाइव करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है वो अपने तई कुछ जो है वो इमदादी पैकेज का ऐलान तो किया है कि जो लोग जो है वो स्टेट बेनिफिट्स के ऊपर होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स का ऐलान किया जाए ताकि उनके ऊपर ये इन्फ्लेशन का असर कम से कम हो। लेकिन फिर भी अब ये कहा जा रहा है कि अगर लोड शेडिंग हुई तो लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी और लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से। हमारी ये जब कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं वहाँ पर लोगों से बातचीत होती है तो लोग हम देखते हैं कि काफ़ी परेशानी का शिकार नज़र आ रहे हैं कि एक तो महंगाई की वजह से परेशान है और दूसरा ऊपर से यहाँ पर लोग यूज्ड टू नहीं है ना, यहाँ पर कभी तसव्वुर भी नहीं को कर सकता था कि यहाँ पर भी जो है वो लोड शेडिंग हो सकती है, या बल्कि कई लोग तो इस वर्ड से भी जो है वो पहली बार सुन रहे हैं कि ये लोड शेडिंग क्या होती है। तो ये मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग इस हवाले से परेशान है और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो ज़रूर इस तरह के इक़दाम करें कि जिस तरह अभी कैसे जो ऐसा फरमा रहे थे कि अभी जो अल्टरनेट ज़राए हैं एनर्जी अपना इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के, गवर्नमेंट उसके ऊपर बड़ा हंगामी बुनियादों पर काम कर रही है, चाहे वो नॉर्वे से हो और चाहे किसी और मुल्क से हो, ताकि हम जो है वो जितनी शॉर्टेज होनी है उतनी पावर हम जो है वो दूसरे मुल्कों से खरीद कर। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाम हुसैन अवान साहब। मैं ज़रा ये कैसर साहब से जानना चाह रहा हूँ। कैसर साहब, 40% आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो डिपेंडेंट है गैस पे। अब गैस आपको मिल नहीं रही है तो आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि वो ज़्यादातर बिजली की जो अप्लाइंसेज हैं उनको इस्तेमाल करें, तो वो बिजली कैसे पूरी करेंगे? देखें, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा है कि हम जो है 3.2 मिलियन जो हाउस होल्ड हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी। एक तो एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से की जाए, दूसरा फिर यह है कि सोलर जैसे मैंने कहा है कि वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद नो कास्ट, जी कोई कास्ट नहीं होगी, वो ग्रांट है जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। उसमें एक तो फिर यह है कि अभी ज़्यादा जो इशू होता है वो विंटर में होता है कि यहाँ पे आपको पता है कि सर्दी बड़ी है, तो उसके लिए इंसुलेशन है, वॉल इंसुलेशन है, रूफ इंसुलेशन है और फिर पंप, हीट पंप हैं। इस तरह की हम उनको कह रहे हैं कि वो चीज़ें यूज़ करें। तो कुछ हमारे विंड टर्बाइन भी है, अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और जो अभी लिज ने जो बैन उठाया है, जहाँ यहाँ पे आपको पता है वो फ्रिकिंग का, ड्रिलिंग का जो है वो बैन था, सो अभी उसने वो बैन उठा दिया। तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से भी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए ताकि इस पे काबू पाया जा सके। और देखें, अभी ये ग्लोबल इश्यू है, सिर्फ यूके का नहीं है, यूरोप भी सफ़र कर रहा है, बाकी भी जो जितने भी कंट्री हैं वर्ल्ड में वो सारे जो हैं वो इससे दो चार हैं।
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर हमारा ये है कि प्लान कि अगर हुई, मैं तो फिर से कह रहा हूँ कि मे भी लोड शेडिंग हो, अगर हुई तो वो जस्ट फॉर 3 मंथ होगी। नेशनल ग्रिड ने भी रिपोर्ट दिया है कि वो सेव कर रहे हैं एनर्जी पहले से, ताकि वो इस पे काबू पा सकें। सो इतने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी, हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए लोड शेडिंग करनी पड़े, जो कि अभी प्रिडिक्शन है, कुछ कहा नहीं जा सकता फॉर फ्यू आवर्स, वो भी सर्टेन एरियाज में। कैसे सब अगर ये एनर्जी क्राइसिस इसी तरह रहता है, इन्फ्लेशन पहले से है और आपकी जाहिर है ऑब्वियसली जो आपका जीडीपी है उस पर असर पड़ेगा, तो मईशत पे भी तो एक नेगेटिव असर आएगा फिर। जी बिल्कुल, वो पहले से है। हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, क्राइसिस हैं वो पहले से है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आपको पता है कि ये एक ग्लोबल इशू है अभी, तो इस पे एकदम से कंट्रोल करना, अगर मैं कहता हूँ जी नहीं जी हम कंट्रोल कर लेंगे, विच इज इम्पॉसिबल। सो वो हमारी पीएम ने भी कहा है कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम इसको कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। हमारे नेबरिंग कंट्री है, यूरोप है, वो उधर भी इसी तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, वो भी उनके लिए भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो भी गैस जो है वो उधर से ले रहे थे, तो उनके लिए भी मुश्किल है। तो अभी इसको काबू करना जो है बड़ा होगा, टाइम लगेगा जी। अच्छा गुलाम हसन नवान साहब, अब ये ग्लोबल इशू हुकूमतों की जानिब से आजकल यही मौक़िफ़ ज़्यादा दिया जाता है। पाकिस्तान में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो वो ग्लोबल इशू उन्होंने खासा फिर कोविड को एक रीज़न बताया, ऑल्दो ये इफ़ेक्ट भी किया है। क्या बरतानिया के अवाम इस नैरेटिव को बाय करते हैं? बिल्कुल करते हैं। वैसे ये भी है कि ग्लोबल इशू तो है, ज़ाहिर है जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो ज़्यादातर लोग हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि अगर हम गैरों की जंग के अंदर जो है वो कूदेंगे तो फिर इस तरह के नुकसानात, क्योंकि पहले जब ये अफगानिस्तान की वॉर के अंदर भी बरतानिया ने जो है वो ज़ाहिर है अमेरिका का लाई बनकर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर सफ़र भी किया, और जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा आप कह लेंगे सोसाइटी का हिस्सा है, वो सरापा एहतजाज भी रहा, मुख्तलिफ औकात के अंदर बरतानिया में मुजाहरे भी होते रहे। और वही तबका जो है वो अब यही कह रहा है कि हमें रूस और यूक्रेन के मामले के अंदर हम जो है वो साथ देकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो क्राइसिस का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। आप देखिए ना, जिस तरह पिछले दिनों जो ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ी, जिस तरह अब गैस की प्राइसेस बढ़ी, इससे आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है बरतानिया के अंदर। कि आपकी इनकम अगर वही हो और हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जाएं तो परेशानी जो है वो ज़ाहिर है परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त भी एक तरफ तो अभी कुछ थोड़ी सी पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन फिर अब ये थ्रेट आ गया, फिर कहा जा रहा है जी हो सकता है दोबारा कीमतें बढ़ जाएं। और जैसे आप बरतानिया के अंदर जो नए घर जितने भी बन रहे हैं वहां पर कहा जा रहा है कि गैस जो है वो ना उसकी सप्लाई ये खास तौर पे अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो नहीं की जा रही, सिर्फ इलेक्ट्रिक जो है वो अप्लाइंसेस वहां पर फिट की जा रही हैं, ताकि हमें जो गैस की इंपोर्ट है वो कम से कम करनी पड़े, और ताकि हमारा ये जो डिपेंडेंसी है हमारी गैस की, इसको हम कम से कम करें। तो गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान तो कर रही है, ज़ाहिर है इस तरह के प्लान कर रही है ताकि हम ये कम करें, लेकिन शॉर्ट टर्म जो प्लान है उसके अंदर ये कर रही है कि हम किसी तरीके से लोगों की मुश्किलात को कम करें। अच्छा गुलाम हसन नवान साहब, इस सारी सूरत हाल से जो टोरी पार्टी के मुखालिफिन हैं सियासी एतबार से, वो कैसे प्ले कर रहे हैं? क्या उनको एक फुल टॉस बॉल मिली हुई है? जी बिल्कुल, और नहीं, एक तो अपोजिशन पार्टियां तो ज़ाहिर कर ही रही हैं, लेकिन विद इन द पार्टी जो टोरी पार्टी के अंदर जो बैक बेंचर्स हैं वो काफ़ी दिनों से प्राइम मिनिस्टर जो हमारी नई नवेली प्राइम मिनिस्टर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बल्कि यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि लिस्ट ट्रस्ट जो है वो उनके खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ जाए अगले चंद हफ्तों के अंदर, क्योंकि जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि लिस्ट ट्रस्ट जो है वो जिस तरीके से परफॉर्म करेंगी, शायद कुछ लोगों की तवक्को पर पूरा नहीं उतरी। और यही वजह है कि जो टोरी पार्टी के सीनियर मेंबरान हैं उन्होंने बाकायदा मीडिया को इंटरव्यूज के अंदर भी वो कह रहे हैं कि जो है ना वो लग रहा है उन्हें कि कुछ मामला अच्छाई की तरफ नहीं चल रहे। तो लिस्ट ट्रस्ट के ऊपर एक तो बैड गवर्नेंस का थोड़ा सा इल्जाम लग रहा है, और दूसरा ये जो एनर्जी क्राइसिस था उसको बेहतर तरीके से वो टैकल अभी तक नहीं कर पा रही, और जिस तरह के उन्होंने अपने हस्टिंग्स के अंदर जो है वो दावे किए थे। तो मेरे ख्याल से बाहर से तो है ही है दबाव,
विद इन द पार्टी उनके ऊपर काफी शदीद दबाव इस वक्त कि जो मौजूदा क्राइसिस है उसको वो किस तरह उसका सामना करें। सही है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये जो आपने पॉइंट रेज किया है, लिज ट्रस साइबर रिजर्वेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई, सालाना कॉन्फ्रेंस टोरी पार्टी की बर्मिंघम में, उस पर भी लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन बाद में बताया गया कि ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि उनकी कैबिनेट उन पर एतमाद नहीं कर रही। इसकी हकीकत क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे चोई साहब, अभी जो आपकी सालाना कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टी की, और लोगों ने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया, फिर एक ये भी रिपोर्ट हुआ कि शायद जो कैबिनेट है लिज ट्रस साहिबा की उसमें कोई टूट फूट है और वो एतमाद का इजहार नहीं कर रही। अब इसी तरह की बात गुलाम हसन अवान साहब भी कर रहे हैं। तो क्या टोरी पार्टी के अंदर भी लिज ट्रस साहिबा की जो गवर्निंग पॉलिसीज़ हैं उनको लेके रिजर्वेशंस हैं? जी देखें, बिल्कुल वो तो है, लेकिन हमने हमेशा बात की है कि पार्टी को रीयूनाइट करना है, और जब इन दोनों की कॉन्टेस्ट कर रहे थे रशी और लिज, तो हमारा क्वेश्चन यही था बार बार उनसे कि आप किस तरह जो है वो पार्टी को रीयूनाइट करेंगे। तो रशी ने भी बड़ा क्लियर कहा था जी कि जो भी होगा, लिज हो तो मैं उसके साथ काम करूंगा, या मैं होता हूं तो लिज ने भी कहा है कि मैं रशी के साथ काम करूंगी। कुछ लोग हैं, आपको पता है कि पॉलिटिक्स है, सियासत है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनकी रिजर्वेशन है, लेकिन उन्होंने 21,000 से विन किया है, सो दैट्स मीन के लोगों ने उनको बैकअप किया है, वोट किया उनके लिए, वो मेजॉरिटी से विन किया उन्होंने अपनी सीट को। तो लेकिन है, बिल्कुल है, देखें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन तो होती है हर जगह, और पार्टी में भी बिल्कुल है, लोग इस तरह से सोचते हैं। समटाइम मैं भी सोचता हूँ कि, लेकिन इस वो भी आई प्रेशर बहुत कोविड की वजह से, ब्रेक्सिट की वजह से, और बहुत से एनर्जी क्राइसिस के ऊपर से ये यूक्रेन वाला आटप है, इसकी वजह से वो बड़ा मुश्किल वक्त है। उसमें एकदम से अब कोई भी कहे ना, जैसे आपने बड़ी सी मिसाल दी है कि पीटीआई वाले थे तो वो भी कहते थे ग्लोबल इशू है, लेकिन उसके बाद अगर नून आई है तो क्या उन्होंने हालात ठीक कर लिए? नहीं, उनके लिए भी मुश्किल है। एक चैलेंज तो है, ग्लोबल चैलेंज है, और इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी इसी तरह है कि थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, अभी मुश्किल है, हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा। जैसे कहें कि जो लोड शेडिंग है वो सिर्फ 3 मंथ के लिए होगी, ज्यादा देर की नहीं होगी, वो भी हो सकता है। चोई साहब, अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा बोरिस जॉनसन साहब से भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ही बात चली, फिर उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कोविड के दौरान पार्टी की और फिर उन्हें वजारत उज़्मा से जाना पड़ा। तो अगर लिज ट्रस साहिबा के ख़िलाफ़ भी ऐसी मूव होती है, नो कॉन्फिडेंस उनके ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है, तो अपेरेंटली एक क्राइसिस का माहौल है। दूसरा, आपकी पार्टी का मैसेज क्या जाएगा? नहीं देखिए, अगर तो इस तरह होता है तो आपको पता है यहाँ ये मोरली खुद ही रिजाइन कर जाते हैं। ये पाकिस्तान तो नहीं है कि ये कहेंगे नहीं जी हमने तो इधर ही रहना है, बैठना है। यहाँ पे ऐसा ही होता है कि मोरली ये खुद ही रिजाइन कर जाते हैं, जी ठीक है जी मेरे अगेंस्ट आ गया है। हो भी सकता है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह से हालात चल रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेजोरिटी है उनकी। जी कैसे जो साहब, छोटी सी पाकिस्तान की आपने मिसाल दी ना, पाकिस्तान में लोगों को आखिरी वक्त तक उम्मीद होती है कि शायद अगले 48 घंटों में कुछ ना कुछ हो जाए तो शायद हमारी हुकूमत बजे, इसलिए वहां पर लोग रिजाइन नहीं करते। एक बंदा इम्पोर्टेंट होता है, एक बंदा इम्पोर्टेंट है, अभी गेम ओवर नहीं हुई है। और ये पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये है कि हम तो देखें, हम तो जो हमने जमहूरियत ली है वो बरतानिया से ही ली हुई है, हम उसी जमहूरियत के फॉलोअर हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं कर रहे ना, देखें जो उनका एक वो प्रोसेस है, तरह से ट्रांसपेरेंट है हर चीज, उस तरह से जो है वो हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारा अपना एक तरीकाकार है कि वो बैठ के कुछ भी हो जाए, नहीं जाना। लेकिन मेरे ख्याल में अगर उसके खिलाफ आ जाती है तो मैं समझता हूँ कि वो खुद ही रिजाइन कर जाएगी। नहीं, लेकिन ओवरऑल आपकी पार्टी का इंप्रेशन फिर क्या जाएगा? देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जैसे वो आपने एग्जांपल दिया ना, अगर और भी कोई पार्टी आएगी ना, पहली तो बात है कोई लेबर के पास कोई प्लान नहीं है जी, लिबरल वो आ नहीं सकती, तो इन हालात में जो भी आएगा उसके लिए उसी तरह से मुश्किल होगी। और मेरे ख्याल में वो डगमगाती हुई जो वोट है उस पर कोई भी तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं होगा, कंटिन्यू करेंगी, लिज कंटिन्यूज करेंगी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट टाइम है, हम सबको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि लोड शेडिंग की भी हो, प्राइसेस भी और जाएं। हमारा जो प्लान है लेवलिंग अप का, कि वो जो लिविंग कास्ट है उसको लेवल किया जाए और इन्फ्लेशन को कम किया जाए। सो अभी देखिए उसके लिए टू अर्ली है, अभी तो वो आई है बस। तो अच्छा, गुलाम हसन अवान साहब, बरतानिया के अलावा जो
दीगर यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं? वहाँ पे भी इसी तरह के क्राइसिस हैं? बिल्कुल, वहाँ पर भी क्राइसिस है। और बरतानिया में चूँकि यहाँ पर हम रहते हैं तो हम खुद इसको महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग, हम खुद बताते हैं, हम खुद इससे काफ़ी परेशान है जो सूरत हाल चल रही है, जो पहले इन्फ्लेशन की सूरत हाल चली है। और यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर भी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। और ये जो गैस का जो क्राइसिस आया है ये वहाँ पर भी आ रहा है, और ये वहाँ पर भी इफेक्ट होगा हर चीज़ को, इन्फ्लेशन में भी होगा। और उसके अलावा पावर कट का भी जो है वो वहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी ज़्यादातर जो है वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो गैस के जरिए हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे तो लगता है ये क्राइसिस जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद फैलेगा, और इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि बरतानिया और यूरोप को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब से बरतानिया जो है वो रशियन यहाँ पर जो बिजनेस थे उनके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू की, बैंकों के ऊपर, बैंक जो है उनके सीज किए, तो उस वक्त से जो है वो रशिया के जो ज़ाहिर कारोबारी तबका है, यहाँ जो हुकूमती जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस वाले से गुस्सा भी पाया जा रहा था, इस वाले से कंसर्न भी पाए जा रहे थे कि इस तरह जो है वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और दूसरा ये है कि इनसे ज़ाहिर गैस और ऑयल जो है वो ज़ाहिर इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। तो इस वाले से उन्होंने ये एक्शन जो लिया ये एक्सपेक्टेड था। ये कई महीनों से, कई हफ्तों से यहाँ पर अखबारात के अंदर आर्टिकल लिखे जा रहे थे, और ज़ाहिर जो हमारे एमपीज दोस्त हैं जो वो भी ये बात करते थे कि अगर रशिया ने जब ये कोई एक्शन लिया तो फिर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अभी भी कुछ इतलात हैं ऐसी चल रही हैं कि बैकडोर बातचीत भी चल रही है ऐसी कि किसी हवाले से जो है वो इसको थोड़ा सा और प्रलोंग किया जाए इस सूरत हाल में, कुछ थोड़ी सी जो है ना वो ताकि बेहतरी आ सके, और उतनी देर के अंदर जो है वो बरतानिया अपने अल्टरनेट जो जराए हैं उनको यूटिलाइज कर ले। लेकिन अभी तक जो है वो अभी तक की जो सूरत हाल है वो जैसे भी कैसे चोई साहब ने फरमाया कि अभी इसको थोड़ा सा जनवरी तक ले गए हैं कि जनवरी तक जो है वो लोड शेडिंग एक्सपेक्टेड है 3 घंटे की, और इससे ज्यादा भी हो सकती है। और पहले ये कहा जा रहा है कि पहले हम इंडस्ट्रियल लेवल पर करेंगे, लेकिन जब इंडस्ट्रियल लेवल पर करेंगे तो उससे ज़ाहिर है जो प्रोडक्शन है उसके अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा जो बरतानिया की एक्सपोर्ट है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। तो जो क्राइसिस दर क्राइसिस जो है वो आगे इस तरह फिर आगे निकलेंगे, ये कहा जा रहा है, क्योंकि लोग पहले ही काफ़ी दबाव का शिकार है, मैंने बताया इन्फ्लेशन की वजह से और भी काफ़ी दीगर मसाइल। और ये जो पावर कट का जो है ये एक एडिशन जो है वो उनके ऊपर इस तरह की चीज़ फर्स्ट टाइम आ रही है। बल्कि हमारी तो कई नस्लें बरतानिया में जवान हो गई हैं जिन्होंने कभी लोड शेडिंग ना देखी है ना नाम सुना है, लेकिन अब वो भी इसका मजा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है गुलाम हुसैन अवान साहब। मैं जरा कैसर चौधरी साहब से जानता हूँ, ये भी बरतानिया में मुकीम है और आई थिंक काफ़ी दहाइयों से हैं, तो कभी वहाँ पे लोड शेडिंग हुई पहले चोई साहब, और कभी ऐसे इसका नाम भी वहाँ सुना आपने? आई थिंक 51 में बता रहे हैं जी हुई थी, तब मेरी पैदाइश से पहले की बात है, कभी हुई है तो जंग-ए-अज़ीम दोइम के बाद। जी हाँ, तो लेकिन आप अवान साहब कह रहे हैं कि हमारे लेकिन नहीं, हम जब जाते हैं हॉलीडेज पाकिस्तान तो देखते हैं वहाँ पे पावर कट देख के आते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि लोड शेडिंग क्या होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो गोरे हैं उनको इस चीज का आइडिया नहीं है कि पावर नहीं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। कहते चोई साहब मैं यहाँ के जो बोर्न बच्चे हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ, जो सेकंड थर्ड जनरेशन है आपकी, उनकी बात कर रहे हैं गुलाम हुसैन अवान साहब। जी जी बिल्कुल, मैं वैसे मिसाल दे रहा था, एग्जांपल दे रहा था कि चले हमें थोड़ा सा वो आइडिया है, बच्चे भी जो यहाँ से जाते हैं वो देख के आते हैं कि वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, पर मेरे ख्याल में पहले इस तरह से नहीं हुई है। देखें, सर्वाइव कर सकता है बंदा 2-3 घंटे, इज़ नॉट अ बिग इशू, इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो मेरे ख्याल में दोबारा से वो कह रहे हैं कि 2 या 3 महीने होगी जी, तो उसको कवर करेंगे थे। आपको पता है कि इनका प्लान है। हमें कैसे जो साहब हमें आइडिया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में अगर एक दिन लोड शेडिंग ना हो ना तो हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है, आज कुछ चीज कोई मिस हो रही है आज हमारी जिंदगी में। तो हम तो इतने यूज्ड हो गए वहां पर कि हम जब जाएं तो हमें लोड शेडिंग ना हो तो हमें फिर मजा भी नहीं आता ना, हम कहते हैं आज कोई आज लगता है कुछ समथिंग मिसिंग। तो हम तो काफी यूज्ड हुए, लेकिन जो बच्चे हैं ना यहाँ पे वो उनको लगता है कि जैसे एक दिन सुना है मैंने पिछले दिनों रात को शायद 10 मिनट के लिए लाइट गई है कुछ एरियाज के अंदर ना यूके में, तो काफी ज्यादा लोग परेशानी का सामना कर रहे थे कि ये ऐसे लगा कि जैसे वाईफाई बंद हो गया
मतलब हर चीज बंद हो गई, तो ऐसे लगा कि जैसे जिंदगी बिल्कुल रुक गई है। तो हम पाकिस्तान में चूंकि हमने यूपीएस और दूसरे कंट्री साइड है, तो हमारे यहाँ पे अक्सर वो स्ट्रॉन्ग वार आता रहता है, तो उसकी वजह से हमारे हुई है एक दफा पावर कट, और वो 2 दिन तक रही है, क्योंकि वो लाइनें काफी डैमेज हो गई थी, तो उसकी वजह से फिर वो उनको टाइम लग गया सब करने में। तो फिर वो हमने दिन देखा है यहाँ पे। लेकिन विंटर आपको पता है हार्ड होता है यूके में, क्योंकि वो माइनस तक चला जाता है। फिर वो समर में हो तो मेरे ख्याल में कोई इतना इशू जो है, जैसे में गर्मियों में अगर हो तो बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे यूके में विंटर में होगी तो वो आप घर को फॉर्म नहीं कर सकते, वाटर नहीं होगा या कुछ से, तो वो मुश्किल होगी बिल्कुल। लेकिन उसका अल्टरनेटिव देखें, पैकेजेस किए जा रहे हैं और अभी देखा जा रहा है और किस तरह से इसको टैकल किया जाए। तो सही ये तो ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं कैसे जो सब, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, उनका सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम हुसैन अवान साहब, आपने इवन फील्ड को भी कवर किया, मरियम नवाज़ साहिबा वहाँ पहुँची हैं, फिर यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में ये भी खबरें आती रहीं कि शायद परवेज़ इलाही साहब का जो दौरा है वो निजी तो है, लेकिन उनकी भी कोई मुलाकात हुई है। तो ओवरऑल मरियम नवाज़ साहिबा के 3 साल के बाद वहाँ पहुँचने के बाद अब एवन फील्ड के क्या हालात हैं? मैं कहूँगा कि वैसे तो पहले भी इधर मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ हैं और जो रौनकें बहाल थी, लेकिन जब से मरीम नवाज आई हैं तो रौनकें और बढ़ गई हैं। पीटीआई वाले या दूसरे कई सिविल सोसाइटी के भी लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दोबारा मुतहरक नज़र आ रहे हैं, दोबारा उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं और दोबारा मतलब उसी तरह की एक्टिविटी शुरू कर दी है। दूसरा ये कि जो हुसैन नवाज का दफ्तर है वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके भी जो लोगों की आमद है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग आज भी, जैसे ओन चौधरी साहब भी आए हुए थे पिछले दिनों, परसों अलीम खान भी थे, उससे पहले जंगीर तरीन, तो दूसरे भी जो मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं उनका भी सिलसिला जारी रहता है आने जाने का। और मरीम नहीं, जहांगीर तरीन साहब हुसैन नवाज के दफ्तर आए थे या उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है? दफ्तर आए थे, वहीं पर मुलाकात हुई थी और मियां साहब से मुलाकात हुई थी। ज़ाहिर है हुसैन नवाज के दफ्तर। जी। अच्छा, सही है। और दूसरा ये कि अलीम खान वो जब बाहर निकलते हैं तो मीडिया से ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं गुफ्तगू करने से। कल भी हमने कोशिश की परसों काफ़ी अलीम खान से बात करने की, लेकिन उन्होंने खैर नहीं किया। उन्होंने कहा ये मौसम इंजॉय करें, कैसा लंदन का ज़बरदस्त मौसम है, ये बात करके वो निकल गए। और आज ओन चौधरी साहब मुलाकात करने आए थे। ये वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के साबिक करीबी साथी हैं और ये यहाँ पर आकर जो है वो पिछले दिनों मोहसिन बेग साहब जो थे वो बड़े तवातर से आते रहे हैं, उनकी भी मुलाकातें चलती रही हैं। तो ये ज़ाहिर है ये चल रहा है और खबरें भी आ रही हैं कुछ मियाँ साहब के पाकिस्तान जाने के हवाले से, कुछ ज़राए हमें बता रहे हैं, तो वो फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और नहीं, वो मैं ज़रा उस पर मेरा बुनियादी तौर पे जो सवाल देखें, जो सवाल करने का मकसद था वो ये था, ये इत्तलात, ये खबरें तो आ रही हैं हमारे पास कैसर चौधरी साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन हैं, बरतानिया में पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक़ है। लेकिन हम एक चीज़ जो देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कैसर चौधरी साहब कि एवन फील्ड के सामने जब एहतजाज होता है या कोई रहनुमा जब जाता है, पीटीआई से भी तल्लक है इनका। जी नहीं, माशाल्लाह गहरा तल्लक है बरतानिया नहीं, वो चलें ठीक है, लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो जिस तरह की मज़ाहमत या जिस तरह का वहाँ पे एहतजाज किया जाता है और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि शायद हमारे उन पाकिस्तानियों के वो बच्चे हैं जो 2nd-3rd जनरेशन वहाँ रह रही है, इसका मकसद क्या होता है? क्योंकि शायद पाकिस्तान में इतना गंभीर मामला इन लोगों के साथ नहीं होता जितना बरतानिया में होता है। कैसे चौधरी साहब, ये क्यों होता है? देखें, पहले तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। देखें, वहाँ सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं रहते हैं, बाकी और भी नेबर्स में लोग रहते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात है, इस कास्टिंग अज़ मनी जी, हमारी एम्बुलेंसेज जाती हैं, फोर्सेज जाती हैं वहाँ पे कि कुछ इस तरह का हैपन ना हो जाए। इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो अवाम साहब को पता है वहाँ पे जाती हैं। मैं खुद भी गया हूँ, मैं मानता हूँ, मैं खान साहब को मैंने हमेशा सपोर्ट की, लेकिन मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ कि आप लोग रोज़ वहाँ पे चले जाएँ और इस तरह से जाके। मेरे ख्याल में खान साहब को भी अपनी जो फॉलोअर्स हैं उनको मैसेज देना चाहिए। देखें, हम कोई अपने पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इस तरह से, अपना इमेज जो है वो ख़राब कर रहे हैं और अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी अगली जनरेशन है उसके लिए भी देखें ना, ग्रूमिंग हो रही है साथ साथ, तो बच्ची को ग्रूमिंग नहीं हो रही है, उनको हमको अच्छा लेसन नहीं दे रहे हैं। तो जैसे आपने कहा था कि यूक्रेन का मसला क्यों नहीं हल हो रहा, बैठ के आपस में क्यों नहीं बात कर लेते, वहां पे भी बैठ के आपस में बात हो सकती है। ये जो मामलात हैं पाकिस्तान में हल किए जा सकते हैं, ना कि हम यहाँ पे लाएं एवन फील्ड में या जमाना के घर के सामने लाएं। तो ये बात नहीं, मैं इसके अगेंस्ट। सही है। अच्छा गुलाम हुसैन अवान साहब, अब ये जो एनर्जी क्राइसिस है, गल्फ़ कंट्रीज़ कौन से हैं जिनसे यूरोप कोशिश कर रहा है कि कोई गैस वगैरह ख़रीदी जाए? मेरा ख्याल है इनकी 2-3 ममालिक से पहले तो यूरोप की कंट्री से इनकी कोशिश है कि हमारी नॉर्वे से बात हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके अलावा दूसरे भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं ताकि उनसे बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरा ख्याल है इसके अलावा भी ऑप्शन उनके पास खुले हुए हैं, ये कतर से बात कर सकते हैं और दूसरे कंट्री से भी कर सकते हैं। लेकिन इनकी प्रेफरेंस मेरे ख्याल से जिस तरह ये अखबारों में यहाँ पे आ रहा है कि जिनसे बातचीत चल रही है तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और दूसरी बात, वो जो आपने पहला सवाल था, थोड़ी सी एक बात मेरी वो ज़हन में आ गई है, वो मैं आपको शेयर करता चलूँ कि ये पिछले दिनों मुजाहरा नहीं, जब जिस दिन मरीम नवाज साहब आई तो उस दिन ना मुस्लिम लीग की कारकुनों बड़ी तादाद के अंदर वहां पर इस्तकबाल के लिए इकट्ठे थे, जश्न मना रहे थे, ढोल बज रहे थे। तो ये वो तो एक अंग्रेज खातून अपने 2 बच्चे उठाए ना सड़क पे आ गई ऊपर से कहीं फ्लैट से, वो आके पुलिस वालों के आगे रोना शुरू हो गई। वो कहती है कि मेरा क्या कसूर है कि मैं एक पोश एरिया में रहती हूँ और मेरे ये दोनों बच्चे स्कूल गोइंग हैं और ये उठ के बैठे हुए हैं, ये रात का टाइम है, ये अब इन्होंने सोना था, ये उठ के बैठे, ये सो नहीं रहे क्योंकि बाहर जो है वो इतना ज्यादा शोर शराबा है, इतने ढोल डबके बज रहे हैं। तो कभी शरीफ फैमिली जो सामने रहती है, कभी इनके खिलाफ वगैरह होता है, हम फिर ट्रबल में होते हैं। अब इनकी हमायत में लोग इकट्ठे हुए, हम फिर ट्रबल में हैं। तो पुलिस वालों को कह रही थी कि बताएं कि हम कहाँ जाएं, रो रही थी, लिटरली शी वाज क्राइंग। और वो पुलिस वाले उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखें हमें नहीं पता, हम मजबूर हैं, हम भी जा रहे हैं यहाँ पे ड्यूटी करने हैं, हेल्पलेस, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन वो औरत जिस तरीके से रोती हुई बच्चों को दोबारा गुस्से से लेकर गई, यकीन करें कि दिल दुख रहा था कि ये वाकई, क्योंकि ये लोग यूज्ड टू नहीं है। हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, हम वो अपना जो कि ज्यादा बेहतर कल्चर नहीं है वो हम लेकर इस मुल्क के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम अंग्रेजों के सामने मेरे ख्याल से अपनी सबकी करवा रहे हैं कि जिस तरीके से हम जो है वो शोर शराबा, देखें ये इसका कोई मेरे ख्याल से, देखें पार्क बने हुए हैं, पार्क के अंदर, हाइड पार्क के अंदर जाके एहतजाज करें, पॉइंट्स बने वहां पे एहतजाज अपने जो करना है करें, लेकिन आप एक अनसोशल आवर्स के अंदर जो है आप फैमिलियां जो यहाँ पर ज़ाहिर है शरीफ फैमिली का जैसे 2-3-4 फ्लैट है एक बिल्डिंग के अंदर, लेकिन सराउंडिंग में चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, वहां पर सैकड़ों फ्लैट हैं। उन लोगों का क्या कसूर है? अब क्यों पाकिस्तान की बदनामी का या पाकिस्तानियों की बदनामी का बाइस बन रहे हैं? और जैसे कैसे चौधरी साहब ने बहुत अच्छी बात की, इस तरह की सोच रखने वाले पीटीआई के अंदर लोग मौजूद हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर है जो दूसरा तबका है और वो करते हैं, आके अब क्या किया जाए? या तो उनको कोई लीडरशिप मना करे या तो पाकिस्तान हाई कमान लीडरशिप रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुलाम हुसैन अवान साहब, लीडरशिप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा अवान साहब को। अवान साहब, आप यहाँ पे कवर करते हैं, कभी आपने इंडिया या किसी और कंट्री के लोगों को देखा है कि वो प्रोटेस्ट करें? चले आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, एक दफा हो गया, दैट्स इट। ये रोज का जो काम है ये बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं कैसे चौधरी साहब, अब मामला जो बरतानिया का है, आपकी जमात का, आपकी हुकूमत का, अब शॉर्ट टर्म प्लान क्या है आपका इस गैस बहरान से निपटने के लिए, और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? शॉर्ट टर्म तो यही है कि उन्होंने रीकैप कर रहे हैं, प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सोलर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और वो फ्री ऑफ कास्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने जैसे आपको पहले कहा है कि यहाँ पे सर्दियों में जो इंसुलेशन का है उसको किया जा रहा है ताकि जो है वो एनर्जी कम से कम यूज़ हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टोर कर सकें, और जो है वो दौरानिया आगे जो है वो कम हो सके। सो विंड मिल भी आप नॉर्दर्न एरिया में और यहाँ पे भी जो है वो उसको भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो अभी थोड़ा सा वो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एकदम से उसको कंट्रोल करना कोई मैजिक तो है नहीं इनके पास भी, तो वो मुश्किल होगा। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी साहब आपके वक्त का। गुलाम हुसैन अवान साहब आपका शुक्रिया। आज के से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।